तो ये कहानी एक छोटे से अनाथ बच्चे की है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता और वो इस बात से अनजान होता है कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो बन सकता है जिसके अंदर दुनिया की सबसे मिस्टीरियस पावर्स छुपी हुई है। सभी उससे ये पावर्स छीनने की कोशिश करते हैं। क्या वो आगे चलकर एक हीरो बनेगा या फिर एक विलन? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होर्नबुल द फ्लेम ऑफ द साउल मानवा सीरीज में। दुनिया कभी कभी बेवजह जालिम बन जाती है। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो पूरी तरह मायूस होकर रात के अंधेरे में एक घने जंगल से बड़ी ही तेजी से भाग रहा होता है। वो किसी बात को लेकर बहुत बुरी तरह टूट चुका होता है और इस घने जंगल से भागने की कोशिश कर रहा है। वो भागता भागता किसी एक गांव में पहुंचता है जो चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ होता है। गांव वाले उसे देखकर कहने लगते हैं कि वो एक श्रापित बच्चा है जो उनके लिए मुसीबत की वजह बन सकती है, इसीलिए वो उस बच्चे को वहां से भगा देते हैं। वो बहुत डर जाता है और उस गाँव से भाग रहा होता है, जिसे देखकर एक लेडी उसकी बुराई करती हुई कहती है, ऐसे घूर क्या रहा है श्रापित बच्चे, भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी वजह से हमारे गाँव में बुरी आत्माएं फिर से आ जाएंगी। वो डर के मारे वहाँ से वापस उस घने जंगल की तरफ भाग रहा होता है। तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उसके पीछे से एक डरावनी सी आवाज आती है और वहाँ एक भूत आकर उससे कहता है, इंसान तुमसे डरते हैं तो बताओ आखिर इंसान तुमसे नफरत क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि तुम भी हमारी तरह ही हो सकता है कि तुम एक इंसान नहीं हो और हमारी तरह ही एक भूत हो जिसका कोई वजूद नहीं है। वो सभी आत्माएं मिलकर उसे एक बुरे सपने की तरह चारों तरफ से घेर लेती हैं और बार बार यही कहते हैं कि वो भी एक भूत है और उसका भी कोई वजूद नहीं है। ये सुनकर वो बहुत परेशान होता है और अपने कानों को अपने दोनों हाथों से ढक लेता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। पुराने समय में लोग माना करते थे कि आत्माएं मरने के बाद भी दुनिया में भटकती रहती है। ये आत्माएं अधूरी और डरावनी होती हैं क्योंकि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि एक बुरी आत्मा होती है जो गाँव में बीमारियों और सूखापनों की आने की वजह बनती है। इसीलिए इन सभी से बचने के लिए गांव के लोग पूजा पाठ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा बहुत बुरी तरह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि काश उसके पास आंखें नहीं होती तो वो ये सब नहीं देख पाता। वो इतनी बुरी तरह मायूस होता है कि अपनी आंखें तक फोड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो ये सब दोबारा अपनी आंखों से ना देखे। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, आंखें फोड़ने से छुटकारा नहीं मिल सकता। फिर हम देखते हैं कि एक शख्स उसके पास आकर उससे कहता है, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो ये एक गुइजे होता है। गुइजे एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर स्पेशल टैलेंट या गॉड गिफ्टेड होता है जो आम इंसानों से बहुत अलग होता है और उनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। फिर वो बच्चा उस शख्स से कहता है उसे आजकल बुरी आत्माएं दिखने लगी है जो उसे बहुत परेशान करती है। ये सुनकर वो शख्स कहता है, ये बुरी आत्मा हर किसी को आकर परेशान नहीं करती बल्कि तुम्हारे पास उनके आने की कोई न कोई वजह जरूर होगी और वो इसलिए क्योंकि तुम भी एक हमारी तरह एक गुइजे। फिर वो शख्स उस बच्चे को अपने साथ आने के लिए कहता है और यही एपिसोड 0 कंप्लीट होता है। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक शहर का सीन देखते हैं जहाँ एक पुलिस वैन बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही होती है और फाइनली वो पुलिस वैन उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक शख्स डॉक्टर के ऊपर चिल्ला कर ये कह रहा होता है, अगर कुछ गलत नहीं है तो मेरा बेटा जाग क्यों नहीं रहा? तभी वहाँ वो पुलिस ऑफिसर पहुंचता है जो उस शख्स को शांत करने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में वो शख्स कहता है उसे सिर्फ और सिर्फ न्यूमोनिया हुआ था, वो आखिरकार इतनी जल्दी कोमा में कैसे चला जा सकता है? ये सब देखकर डॉक्टर काफी डर जाता है और कहने लगता है, पर टेस्ट में उसका ट्रीटमेंट पॉजिटिव दिख रहा है और उसे कोई बीमारी भी नहीं हुई है। वो शख्स अभी भी गुस्से से डॉक्टर का कॉलर पकड़े हुए खड़ा होता है और पुलिस ऑफिसर कहता है, देखो इस बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट हमारे डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। जैसा डॉक्टर ने कहा है कि उसे अभी तक कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई है, इसीलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये प्रूफ नहीं मिलता कि ये लापरवाही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने की थी तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। गुस्से में आकर वो शख्स उस पुलिस ऑफिसर पर चिल्लाने लगता है और कहता है, किस प्रूफ की बात कर रहे हो तुम लोग? मैं तब से ये कह रहा हूँ कि कल रात को मुझे एक बुरा सपना आया और मैंने ये सब देखा और यही इस बात का प्रूफ भी है। फिर वो बताता है कि कल रात उसने एक सपना देखा जिसमें कोई उसके बेटे को किडनैप करके ले जा रहा था। फिर वो बताता है कि उसे रोकने के लिए वो उसके पीछे दौड़ा भी था पर वो फिसल कर नीचे गिर गया और वो उनके बच्चे को वहां से भगा कर ले गए। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर उस शख्स को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो कहता है, मैंने ये सपना इसीलिए देखा था क्योंकि मुझे लगा था कि यही सच होगा और अगर ये प्रूफ नहीं है तो मैं और क्या साबित करूंगा। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और हॉस्पिटल के बाहर आने के बाद वो अपने पॉकेट से फोन निकालकर एक नंबर डायल करने लगता है। गलती से वो एक रॉन्ग नंबर डायल कर देता है। तभी वो फिर से कॉल ट्राई करता है और उस तरफ से आवाज आती है, डैसन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद, मैं कॉल सेंटर ऑपरेटर जॉन डोए बात कर रहा हूँ, आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? इसके जवाब में वो पुलिस ऑफिसर कहता है, वो गोल्डन मास्क पहनते
पहनता है जिसके हाथों में एक चमकती हुई चाबुक भी है और वो भूतों को कैद करता है। तभी उसका कॉल एक एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर दी जाती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहता है, मैं मिंजे होंग बात कर रहा हूँ एक्सोर्सिज्म एजेंसी के अंडरकवर डिपार्टमेंट टीम 3 से। ये केस काफी पेचीदा है, इसीलिए हमें एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट से मदद चाहिए होगी। फिर हमें पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर दिन के उजाले में पुलिस आती है तो रात के अंधेरे में एक्सोर्सिस्ट आते हैं। सदियों से चली आ रही एक अनसुनी कहानी, जो लोग बुरी आत्माओं को पूजा पाठ की मदद से कैद करते हैं या भगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही एक्सोर्सिस्ट कहा जाता है। गौरियो डायनेस्टी के नाम से मशहूर एक ऐसी एक्सोर्सिज्म एजेंसी जो सदियों से दुनिया को बुरी आत्माओं से बचा कर रखती थी और उसे आज से 200 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन उसे फिर से बनाया गया है ताकि वो बुरी आत्माओं से इस दुनिया को बचा कर रख पाए। फिर हमें किसी शख्स की चलने की आवाज सुनाई देती है जो दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा नॉक करती है और अंदर जाने के लिए परमिशन मांगती है। तभी अचानक से वो दरवाजा खुलता है और सामने हमें जोसियन रॉयल फैमिली होली प्लेस दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे डोर्स होते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक काबिल इंसान ही खोल सकता है। एक आम इंसान उस डोर को देख भी नहीं सकता। तभी वो शख्स अपने पॉकेट से कार्ड निकालकर उस डोर में अटैच करता है, जिससे उसका मेन दरवाजा ओपन हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एक नेशनल सीक्रेट एजेंसी चलाती है जो इस दुनिया के सभी एक्सोर्सिज्म एजेंसी पर नजर बनाए रखती है। तभी वो शख्स अंदर आती है और सभी उसका वेलकम करते हैं। ये शख्स जोयून सियोक होती हैं और ये एक्सोर्सिज्म एजेंसी एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट की मेन चीफ होती हैं। जूयून को देखकर एक लेडी काफी हैरान होती है। जूयून उससे पूछती है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। इस लेडी का नाम जू यंग हान होता है और ये एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट टीम 2 की सीनियर एक्सोर्सिस्ट होती है, जो बताती है कि इन्हें एक रिपोर्ट मिली है जिसके मुताबिक एक बच्चा है जिसके अंदर की सोल चुरा ली गई है। ये जूयोन इस सिचुएशन के बारे में और जानने की कोशिश करती है, जिसके जवाब में जू यंग कहती है, इस रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्चा बिना किसी बीमारी के कोमा में जा चुका है। और दूसरी तरफ इसके फादर का कहना है कि उसने ऐसा होने से पहले एक सपना देखा था, इसमें उन्होंने देखा था कि कोई उसके बच्चे को उससे दूर ले जा रहा था। और अंडरकवर डिपार्टमेंट टीम का यह भी कहना है कि कोई उस रात को बच्चे के कमरे में घुसा था जिसने उसकी एक खिलौना चुरा ली थी। और इस बात को लेकर सभी का शक यहाँ एक गैंगस्टर सिंघून किन पर जाता है, पर रिपोर्ट के मुताबिक ये बंदा एक ऑर्डिनरी शख्स है और इस काम में इसका कोई हाथ नहीं होता। ये सुनकर जूयून कहती है, वैसे भी तुम सब बहुत ठीक काम कर रहे हो, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो जल्दी बताओ मुझे। इसके जवाब में वो बताती है कि उस बच्चे का जो फादर है वो जूकियोंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हैं। सुनकर जूयून उससे रिपोर्ट ले लेती है और कहती है, सभी डिपार्टमेंट से ये कह दो कि अब हम सिर्फ इसी केस पर नजर रखेंगे और बाकी के सभी केस को बंद कर दिया जाए। सभी से कह दो कि वो अपना मुंह और कान दोनों बंद रखे। अगर इस केस की खबर हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसीलिए हमें ये काम चुपके करना होगा। ये सुनकर जूयोंग कहती है, आखिर हम उस बच्चे की खोई हुई आत्मा वापस कैसे लाएंगे। उसके जवाब में जूयून कहती है, इस काम को बस एक ही इंसान कर सकता है। दूसरे सीन में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट के टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक शख्स अपने हाथों में फोन लिए किसी से मैसेज पर बात कर रहा होता है। तभी अचानक उसे एक कॉल आती है जो कहती है, ताही ये तुम क्या लिख रहे हो मैसेज में, क्या तुम्हें कोई मजाक लग रहा है। इसके जवाब में ताही कहता है, वीक ऑफ वाले दिन भी अगर कोई बॉस कॉल करे तो इससे घटिया बॉस कोई नहीं हो सकता। फिर कहने लगता है, जब सत्ता बदलेगी तो प्राइम मिनिस्टर भी बदल जाएगा, इसीलिए मेरी जगह किसी और को इस मिशन पर भेज दो। तभी वो कहने लगती है, और अगर इस काम के तुम्हें पैसे ना मिले तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। इसके जवाब में ताही कहता है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, अगर उन्होंने मेरी सैलरी काटी तो मैं उन्हें शराब दे दूंगा और वैसे भी मेरी जुबान बहुत काली है। तभी हम देखते हैं कि उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 वर्कर्स खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है, आखिर हमारे बॉस को हुआ क्या है, उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही आजकल। इसके जवाब में दूसरा वर्कर कहता है, देखो भाई इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता, पर कल से उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ दिनों से ना खाया है और ना ही हंसा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर एक इंसान अचानक से एक ही दिन में इतना बदल सकता है। मुझे तो लगता है उनके अंदर कोई आत्मा वात्मा घुस गई है। तभी अचानक से वो डर जाते हैं और देखते हैं कि सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसके ऊपर ताही खड़ा होता है और हेडलाइट की रोशनी बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो वर्कर्स ताही को चमकते रोशनी के अंदर अच्छे से देख नहीं पाते। और यही एपिसोड 1 कंप्लीट होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि वो दोनों वर्कर्स ताही से पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें हमारे बॉस ने यहाँ भेजा है। ये सुनकर ताही कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे बॉस ने ही यहाँ भेजा है, वैसे वो मिलेगा कहाँ पे। इसके जवाब में वो वर्कर्स बताते हैं कि बॉस आपको अंदर मिलेंगे। तभी उसमें से एक वर्कर को याद आता है और वो कहने लगता है, 1 मिनट, कार की चाबी तो मेरे पास है, फिर ये गाड़ी की हेडलाइट कैसे ऑन हो गई। सुनकर ताही कहता है, मुझे कैसे पता होगा कि ये कैसे ऑन हो गई। ये कहते हुए वो अपना मास्क निकाल कर पहन लेता है, फिर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता हुआ कहता है,
है तुम लोगों को जादू देखना है। मैं वैसे कोई जादूगर नहीं हूँ पर कभी कभी करता हूँ, क्योंकि आज वैसे भी मेरा मूड काफी अच्छा है। बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि ये सरप्राइज कर देने वाली जादू है। ये देखकर वो दोनों वर्कर्स बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर ताही करना क्या चाहता है। तभी ताही उन्हें हवा में फेंकता है जिससे वो पेज एक चिड़िया बन जाता है और दोनों वर्कर के ऊपर उड़ रहे होते हैं। ये होता देख उन दोनों की तशरीफ फट जाती है। तभी ताही कहता है इस चिड़िए को लोग द नाइट ओब्लिवियन कहते हैं। जब सुबह होती है तो ये रात में देखी हुई सारी चीजें भूल जाते हैं। कुछ लोग इस चिड़िया को पागल समझते हैं और इसकी कमजोरी बताते हैं, लेकिन मेरा मानना अलग है। मैं ये मानता हूँ कि रात बहुत ही भयानक होती है। तुम रात को वो चीजें देखते हो जो तुम्हें देखनी नहीं चाहिए और वो चीजें सीखते हो जो तुम्हारे काम की ही नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि रात में देखी चीजें भूल जाना एक तरह का सुकून है। तभी ताही उन्हें बताता है कि शो अब खत्म हो चुकी है और अपने जादू से उस चिड़िए को उसके ऊपर फेंकता है और उसकी याददाश्त चुरा लेता है। दूसरी तरफ जू यंग चीफ से पूछती है क्या आपको लगता है कि ताही इस काम को कर पाएगा। इसके जवाब में जू यून कहती है तुम्हें पता भी है एक्सोर्सिस्ट बनने के सपने कितने लोग देखते हैं, पर उस सपने को पूरा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ताही इस एजेंसी का टॉप रैंकिंग एक्सोर्सिस्ट है और वो अभी सिर्फ और सिर्फ 19 साल का है। मुझे नहीं पता आखिर वो चाहता क्या है, पर वो ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर एक शख्स अपने हाथों में एक खिलौना लिए हुए उदास बैठा होता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ एक शैडो खड़ा होता है और कहता है हर कोई जानता है कि जूकियोंग कंस्ट्रक्शन आजकल गोल्फ रिजॉर्ट्स बनाने में पैसे लगा रही है। पता है फिर क्या हुआ। एक दिन पहाड़ खोदते वक्त उनके बुलडोजर्स ने एक सदियों पुराना बड़ा सा पत्थर को भी तोड़ दिया, लेकिन उसके सीईओ ने पूजा पाठ नहीं किया, जबकि उसे करना चाहिए था क्योंकि उसने सदियों पुराना एक पेड़ काट डाला। उस गलती की वजह से एक देवता को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने अपनी आत्मा खो दी और सिंघून किन के बॉडी में समा गया और इस गलती की वजह से उसे अपने बेटे की भी आत्मा खोनी पड़ी। तभी वो अपना मास्क उतारता हुआ कहता है तो ये मेरी ही कहानी थी, तुम क्या सोच रहे हो। इतने में वो शख्स उसके सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है ये तो आपने कमाल कर दिया मास्टर ताही, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि ये काम आप ही ने किया था। ये सुनकर ताही उस शख्स से कहता है चलो बस इस घटिया से शरीर से बाहर आ जाओ। फिर वो इसके बॉडी से बाहर निकलता है और सिंघून किन की लाश जमीन पर गिर पड़ती है। तभी हमें पता चलता है कि उसका नाम पेह्यून होता है और वो उस खिलौने को ताही को दे देता है और कहता है ये रहा वो खिलौना जिसके अंदर उसकी आत्मा कैद है। इसके जवाब में ताही कहता है मेरा तुम पर एहसान रहा क्योंकि अब मैं 2 महीने की छुट्टी पर जाने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी पेह्यून पूछता है तो क्या उन्होंने आपको छुट्टियां दे दी है, और हाँ तो उन्होंने कुछ और भी कहा आपसे। इसके जवाब में ताही कहता है और नहीं तो क्या। चीफ तो ये बात सुनकर काफी भड़क भी गई थी कि मुझे इस काम के लिए कम से कम 2 महीने लगेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मेरे लिए एक लेडी भी ढूंढ रखी है जो इस काम को मेरे साथ कंप्लीट करेंगी। फिर पेह्यून पूछता है कि आखिर तुमने इस बारे में क्या कहा। इसके जवाब में ताही कहता है तुम तो मुझे जानते ही हो कि मुझे कीमती और रेयर चीजें जिसे किसी ने ना छुआ हो और ना कभी देखा हो वो बहुत पसंद है। ये सुनकर पेह्यून पूछता है तो आपको किस तरह का इंसान पसंद है। इसके जवाब में ताही कहता है एक ऐसा इंसान जो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरे लिए अपना जान तक दे सके। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चा उस घने जंगल से भाग रहा होता है और वहाँ ढेर सारे बुरी आत्माएं आती है जो उस पर परेशान करती है और वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पेह्यून आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी अचानक से ताही की आंखें खुलती है। फिर हमें पता चलता है कि वो सब एक बुरा सपना था और यही एपिसोड 2 भी पूरा होता है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और एक बच्चा घर के बाहर गार्डन में चिड़ियों के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके मास्टर अब उठ चुके हैं और वो अपने मास्टर से मिलने के लिए जाता है और डोर नॉक करते हुए कहता है क्या बात है मास्टर, आज तो आप जल्दी उठ गए। इसके जवाब में उसका मास्टर कहता है जो चिड़िया से तुम्हारी दोस्ती है उन्हें शांत रहने के लिए कहो, नहीं तो मैं इन सबको फ्राई करके खा जाऊंगा। तभी उसके पीछे से जुंगजू आता है और उससे कहता है कि चिड़िए सुबह सुबह ही चहचहाते हैं और ये नेचुरल है, ना कि वो तुम्हारे लिए कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। फिर उसे उठाने के लिए कहता है और ये कहते हुए वो विंडो से कर्टन हटाकर साइड कर देता है। बाहर से बहुत तेज रोशनी अंदर आती है जिसे देखकर मास्टर कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, उस पर्दे को जल्दी बंद करो। फिर जुंगजू उसे उसका स्कूल यूनिफॉर्म देते हुए रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि आज स्कूल में उसका पहला दिन होगा। अभी वो अपना यूनिफॉर्म देख रहा होता है जिसमें उसका नाम जैग्यूम किम लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि जुंगजू उसे लेकर स्कूल जा रहा होता है और कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर दिए हैं, मैं तुम्हें स्कूल तक ड्रॉप कर दूंगा, पर वहां से तुम्हें खुद नंबर 17 बस पकड़ के घर वापस आना होगा क्योंकि मैं तुम्हें ड्रॉप करने के बाद अपने कॉस्मेटिक एड शूट करने के लिए सियोल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि घर से बाहर
बाहर निकलते ही तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनमें कुछ इंसान होंगे, कुछ जो इंसान नहीं रहे। क्या तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पता भी है सोशल मीडिया पर मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और पता है लोग मुझे एक एंजल बुलाते हैं। इसके जवाब में जैग्यूम कहता है तुम एक एंजल नहीं बल्कि एक जूनियर जानवर हो। ये सुनकर जुंगजू कहता है मैं कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक लोमड़ी हूँ और नोबल एक्टर भी। फिर हमें उसके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट दिखाया जाता है जहाँ वो अपने फैंस से अटैच रहने की बातें करते हैं और अपने फोटोज पोस्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जुंगजू एक फॉक्स ब्लड से बिलोंग करता है क्योंकि इनकी पास्ट जनरेशंस में लोमड़ियों की आत्मा और इंसानों के बीच रिलेशनशिप हुआ करते थे, जिसके बाद ये पैदा हुआ था। जिसके बाद जुंगजू ने इंसान बनकर इस धरती पर रहना अलग से शुरू कर दिया था। तभी जैग्यूम किम कहता है अगर तुम सच में एक लोमड़ी हो तो उसकी तरह जीना भी सीखो। जिसके जवाब में जुंगजू कहता है तुम्हें तो पता ही है कि लोमड़ी बहुत शातिर होते हैं, इसीलिए मैं भी शातिर ही हूँ। फिर जुंगजू उसे बताता है कि उसने जैग्यूम किम के बैग में कुछ पैसे रखे हैं ताकि जब उसे जरूरत पड़े तो वो उसका यूज कर सके। ये कहते हुए वो फाइनली स्कूल पहुंचते हैं। जैग्यूम किम गाड़ी से बाहर निकल रहा होता है तभी जुंगजू कहता है जाओ और नए दोस्त बनाना। जिसके जवाब में वो कहता है मैं ऐसे इंसानों से दोस्ती ही क्यों करूंगा जो कम से कम 100 साल तक भी ना जिंदा रह सके। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। तभी हमें जैग्यूम की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो बताता है कि उसकी एज बढ़ना बंद हो चुका है। वो इतने साल का ही है और हमेशा इतने साल का ही रहेगा। उसके टीचर और पेरेंट्स जो कभी उसके दोस्त हुआ करते थे उन्होंने ही इसे ये श्राप दिया था। उस वक्त ये एक बहुत छोटा सा बच्चा था जो डरा हुआ और सहमा हुआ था और इस बात से अनजान था कि अगर ये श्राप एक फायदा है तो कुछ इसके नुकसान भी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि फाइनली जैग्यूम स्कूल के अंदर एंटर कर चुका है जहाँ वो खुद को बहुत अकेलापन महसूस कर रहा होता है क्योंकि वहाँ उसके कोई भी दोस्त नहीं होते। तभी उसकी नजर स्कूल के एक मेन बिल्डिंग पर पड़ती है जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि काश उसका भी शरीर एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ग्रो करे। जैसे ही वो स्कूल के काउंटर पर पहुंचता है तो वहाँ एक टीचर उसे बताती है कि अभी वो क्लास ले रही है और उसे लाइब्रेरी के अंदर वेट करने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी के अंदर जा चुका है और अपने हाथ में एक कीड़े को पकड़े हुए होता है जिसे देखकर वहाँ के सभी कीड़े उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो लाइब्रेरी से एक बुक उठाता है और उसके एक पेज को फाड़ता हुआ कहता है ये सारी बुरी चीजें अंधेरे में और ऐसी गंदी जगह पर ही क्यों होती हैं। ये कहते हुए वो अपने अंगूठे को दांतों से काटता है और उससे निकलते ब्लड को उस पेज पर लगाकर उस पेज को नीचे गिरा देता है और कहने लगता है अगर ये कोई इल्यूजन है तो गायब हो जाना चाहिए और अगर ये कोई बुरी आत्मा है तो ये वापस वहीं जानी चाहिए जहाँ से वो आई थी। इतना कहते ही वहाँ जितने भी कीड़े होते हैं वो सब हवा में गायब हो जाते हैं। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो मुड़कर देखता है कि एक शख्स लाइब्रेरी के अंदर आ रहा होता है जो जैग्यूम से कहता है आपको नहीं लगता कि ये क्लास का टाइम है। फिर वो गौर से जैग्यूम की तरफ देखता है और उससे कहने लगता है हे बडी आखिर तुम इस लाइब्रेरी में यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। यही एपिसोड 3 भी पूरा होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि ताही जैग्यूम से पूछता है कि आखिर वो इस लाइब्रेरी में क्या कर रहा है। ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाता है और उस पेज को अपने पैर से छुपाने की कोशिश करता है। तभी ताही की नजर उस पेज पर पड़ती है और वो उसके बारे में पूछने लगता है। तभी जैग्यूम बताता है कि टीचर ने उसे यहाँ लाइब्रेरी में वेट करने के लिए कहा है। ये सुनकर ताही अपने काम में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ जैग्यूम उस पेज को वहाँ से उठा लेता है और कहने लगता है मुझे यहाँ और संभल कर रहना होगा क्योंकि ये आम लोग ऐसी चीजों से बहुत नफरत करते हैं जो उनसे बहुत अलग होती हैं। तभी जैग्यूम को उसका बीता हुआ कल याद आने लगता है जहाँ उसके अलग बिहेवियर को देखते हुए उस गांव के लोग उससे बहुत नफरत करते थे क्योंकि गांव वालों को लगता था कि ये बच्चा आत्माओं को देख सकता है। फिर जैग्यूम सोचने लगता है कि वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मुसीबत आ जाए क्योंकि बस 1 महीने की तो बात है, उसके बाद मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। तभी अचानक से ताही वहाँ आता है और कहता है क्या तुम एक किताब ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। वो किताब यहीं कहीं 3rd शेल्फ के बीच में रखी हुई है और उसका नाम है डेथ एंड द लवर। ये सुनकर जैग्यूम उस किताब को ढूंढने में उसकी मदद करने लगता है और ताही उस पर नजर बनाए हुए होता है। जैग्यूम इधर किताब ढूंढने में लगा होता है पर उसे वो किताब नहीं मिलती। तभी अचानक उसे उसकी नजर शेल्फ के कॉर्नर में ऊपर की तरफ पड़ती है जहाँ वो बुक रखी हुई होती है। ये देखकर वो कहता है बुक तो काफी ऊपर रखी हुई है। तभी उसके पीछे ताही आकर खड़ा हो जाता है और शेल्फ से बुक निकालने लगता है। दूसरी तरफ जैग्यूम अपनी कटी हुई उंगली उससे छुपाने की कोशिश करता है लेकिन ताही की नजर उस उंगली पर पड़ी जाती है। उसकी कटी हुई उंगली से ब्लड निकल रही होती है जिसे देखकर जैग्यूम को अपने साथ ले जाता है। लाइब्रेरी के अंदर रखी मेड किट की मदद से वो उसकी उंगली को बैंडेज कर देता है ताकि ब्लड निकलना बंद हो जाए। बैंडेज करने के बाद वो उसे बताता है कि उंगली को पानी से बचा कर रखना ताकि उंगली भीगे न और ये एक जख्म में न कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद जैग्यूम लाइब्रेरी से बाहर आता है। जैसे वो उस लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तभी उसकी नजर उसके उंगली पर पड़ती है जिसमें बैंडेज लगा हुआ होता है। उसके बाद वो मनी मन सोचने लगता है कि आखिरकार कोई इंसान इतना
इतना दयालु कैसे हो सकता है। और वो ये सोचते सोचते वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ताई किसी यंगशिन नाम के बंदे से फोन पर बात कर रहा होता है। वो बताता है कि उसे एक स्कूल लाइब्रेरी में गुइजे को ढूंढने का काम मिला है। ये सुनकर यंगशिन उसे बताता है कि किसी गुइजे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि गुइजे एक स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर पैदा होते हैं जो आम लोगों से काफी अलग होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो जितने यंग होते हैं उनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक वैसे जैसे एक काबिल एक्सोर्सिस्ट बनने से पहले ट्रेनिंग करना। और वैसे भी एक्सोर्सिज्म एजेंसी पूरा दुनिया में जितने भी स्कूल है वो हर जगह पर अपने अंडर कवर एजेंट को एक गुइजे ढूंढने के लिए भेजती है। तभी यंगशिन कहता है जो स्पिरिचुअल टूल मैंने तुम्हें दिया था वो काम कर रहा है या नहीं। फिर हमें उस टूल के बारे में बताया जाता है जिसकी मदद से जब भी कोई उस टूल का यूज करके जमीन पर स्टैंप मारता है तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुइजे ही देख सकता है। एक आम इंसान उस कीड़े को नहीं देख सकता। ये सुनकर वो अपने बैग में हाथ डालता है और उसके अंदर से वो उस स्टैंप को बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि वो स्टैंप अब टूट चुका है। यही बात वो यंगशिन को भी बताता है, जिसे सुनकर वो काफी भड़क जाता है क्योंकि उसने बड़ी ही मेहनत से इस स्टैंप को बनाया था। फिर यंगशिन उसे बताता है कि अगर कोई इंसान एक साथ सभी कीड़ों को मार देता है तो वो स्टैंप टूट जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस हाई स्कूल में किसी के पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी कि वो उन सभी कीड़ों को एक साथ मार सके। तभी उसकी नजर उस बुक पर पड़ती है जिसे वो अपने हाथ से उठा लेता है और यही एपिसोड 4 भी पूरा होता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह सुबह ताही अपने घर की खिड़की पर खड़ा होता है और उसके हाथ पर एक स्पैरो आकर बैठ जाता है। तभी वो स्पैरो से कहता है ध्यान से, याद रहे कुछ भूलना मत। इतना सुनने के बाद वो स्पैरो वहाँ से उड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें इस हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल के हॉलवे से एक स्टूडेंट बड़ी तेजी से भाग रहा होता है। तभी वो अचानक से जैग्यूम से टकरा जाता है। तभी वो जैग्यूम से कहता है अबे ओए, देख के नहीं चल सकता है क्या। इतना सुनकर उसकी मैम कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि स्कूल के हॉलवे में दौड़ना मना है। दूसरी तरफ जैग्यूम अंदर ही अंदर गुस्से से सोच रहा होता है शांत रहने की कोशिश करो। उसके बाद वो अपने मैम के साथ अपने क्लास में एंटर करता है जहाँ मैम उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। तभी वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है हाय, मेरा नाम जैग्यूम किम है और आप सबसे मिलकर अच्छा लगा और अपने माँ बाप का कहना मानो और नदी किनारे कभी मत जाया करो और सबसे जरूरी चीज कभी भी सड़क पर पड़ी चीजें मत उठाया करो और जो भी करो पूरा मन लगा कर करो और आप सभी खुश रहो। इसका इंट्रोडक्शन सुनकर पूरी क्लास शॉक में पड़ जाती है। तभी उसके लिए सभी के सभी क्लैपिंग भी करने लगते हैं। तभी बेल बजती है और लंच करने का टाइम होता है। सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ जैग्यूम क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक स्टूडेंट आता है और उसे अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम यंगवू है, क्या तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे। तभी दोनों मिलकर साथ में लंच कर रहे होते हैं और आपस में मीट को लेकर बातें कर रहे होते हैं। तभी यंगवू कहता है कि उसे मीट खाना पसंद नहीं है, जिसके जवाब में जैग्यूम कहता है आखिर मीट खाना किसे पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है कि वो मीट खाए। फिर यंगवू पूछता है तुमने बताया था कि तुम बस नंबर 17 से घर जाने वाले हो, मैं भी उसी बस से घर जाता हूँ, तो क्या हम दोनों साथ में जा सकते हैं। जैग्यूम इसके लिए मान जाता है। तभी अचानक से वहाँ एक बटरफ्लाई उड़ती हुई आती है जिसे देखकर जैग्यूम काफी हैरान होता है। फिर वो बटरफ्लाई सीधा उड़ती हुई यंगवू के पास जाती है और वहाँ से उड़कर वापस जैग्यूम के पास आती है जिसे वो अपने हाथों से उड़ा देता है। ये देखकर यंगवू काफी हैरान होता है और जैग्यूम से पूछने लगता है तुम्हारे सर के पास एक बटरफ्लाई उड़ रही थी जिसे तुमने भगा दिया, क्या तुम उसे देख सकते हो। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है और यंगवू से कहता है तुम किस बटरफ्लाई की बात कर रहे हो। तभी ये मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं ये भी कोई गुइजे तो नहीं है। ये सुनकर यंगवू इस टॉपिक को बदल देता है और एक गेम के बारे में वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं। तभी जैग्यूम को अपनी बीती हुई कल याद आने लगती है जहाँ उसके मास्टर ये गेम खेला करते थे, जिसे देखकर एक बच्चा पूछता है कि क्या आप सच में इस गेम से पैसे कमा सकते हैं। तभी वो गुस्से में आकर अपने टीचर से कहता है आपने कहा था कि आप मुझे मीट सूप खिलाओगे। ये देखकर उसका मास्टर कहता है हे, अपने टीचर से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करते। फिर वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों स्कूल के अंदर वही गेम खेल रहे होते हैं। तभी जैग्यूम कहता है बस हो गया, मैं थक चुका हूँ यार ये गेम खेल खेल कर। ये सुनकर यंगवू थोड़ा उदास हो जाता है। तभी जैग्यूम वहाँ से अपने हाथों में लंच लेकर चला जाता है। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और यंगवू घर आ रहा होता है। आते वक्त रास्ते में सोचने लगता है मुझे लगा था कि मैं इस बार एक नया दोस्त बना लूंगा, लेकिन मैंने फालतू की बातें करनी शुरू कर दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है एक भूतिया सी शक्ल में लेडी अपने दोनों हाथों को पकड़े हुए कह रही होती है मुझे लगता है तुम्हारा कुछ गिर गया है। फिर वो अपने जादू से उस बटरफ्लाई को दिखाती हुई कहती है शायद ये तुम्हारा ही है ना। और यही एपिसोड 5 भी पूरा होता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें
यंगबू की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ वो कह रहा होता है, मैं पहले 1 साल से इस बटरफ्लाई को देख रहा हूँ। जब मुझे बहुत तेज बुखार था और उसके पेरेंट्स इसको लेकर बहुत डरे हुए थे। ये बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था और उसके पेरेंट्स को लगता था कि अब ये हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। फिर वो कहता है, ये एक तितली है, पर आखिर यहाँ तो अब ठंडी का मौसम है, तो आखिर तितली यहाँ क्या कर रही होंगी। इतने में वो लेडी अपनी मैजिक से उस बटरफ्लाई को दिखाती हुई कहती है, क्या तुम इसे देख सकते हो। इसके जवाब में यंगबू कहता है, हाँ बिल्कुल देख सकता हूँ, ये तो एक बटरफ्लाई है। फिर यंगबू उससे उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो लेडी कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें वो बटरफ्लाई बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि ये बटरफ्लाई तुम्हारे पास बुरी आत्माएं लेकर आती है। ये सुनकर यंगबू काफी डर जाता है और डर से उसके चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। फिर वो पूछता है, आखिर आप क्या क्या कहना चाहते हो। फिर वो लेडी उस पर जादू करना शुरू करती है और कहती है, मुझे वो बटरफ्लाई वापस कर दो, वरना अगर मैं तुम्हारे हाथों से वो बटरफ्लाई निकाल लूं और उसे मार दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम तो उस बटरफ्लाई से दूर भागना चाहते थे ना, और तुम्हें तो नफरत है उससे। ये कहती हुई वो अपने जादू से उसके अंदर से वो बटरफ्लाई निकाल लेती है और उसे मारने के लिए कहती है। वो जादू की वजह से बुरी तरह दर्द से चीख रहा होता है और बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपने हाथों से उस बटरफ्लाई को पकड़ ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ जैग्यूम आता है और उसे संभाल लेता है। लेकिन वो इस जादू से बहुत कमजोर हो जाता है और थककर नीचे बैठ जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी गुस्से से भर जाती है और उसे इसमें दखल अंदाजी के लिए मना करती है और उससे कहती है कि काश तुम अगर यहाँ नहीं आए होते तो मैं अपना काम कर पाती। ये सुनकर जैग्यूम उस लेडी से कहता है, आखिर तुम्हें वो नहीं मिला जिसकी तुम्हें तलाश थी, और अब तुम एक मामूली और घटिया सी आत्मा बनकर इस सड़क पर भटकती फिरोगी। ये सुनकर वो लेडी स्पिरिट उस पर गुस्से से चिल्लाती है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। तभी जैग्यूम उससे कहता है, सुनो, ये तुम भी जानती हो कि अब तुम बहुत थक चुकी हो और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तुम अपनी फॉर्म को खो चुकी होगी। ये सुनकर वो लेडी स्पिरिट कहती है, आखिर तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर जैग्यूम कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इसकी बॉडी में घुसने वाली थी, आखिर हम दोनों की बेचैनी एक ही जैसी है, फिर क्यों कोई एक तितली बन जाता है और कोई अंधेरों में भटकता फिरता है। दूसरी तरफ वो लेडी स्पिरिट अपना फॉर्म खो रही होती है और जैग्यूम ही उसका आखिरी उम्मीद होता है। तभी जैग्यूम अपने यूनिफॉर्म से टाई बाहर निकालता है और उस पर एक स्पेल पढ़ के उस लेडी स्पिरिट को वो टाई देता हुआ कहता है, ये लो, इसकी मदद से तुम थोड़ी देर और जिंदा रह सकती हो और उस टाइम में वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे और जो तुम करना चाहती हो। इतना कहकर वो टाई दे देता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैग्यूम और यंगबू दोनों एक बस स्टैंड पर बैठे होते हैं और बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तब यंगबू उस लेडी के बारे में पूछता है कि आखिर वो गई कहाँ, और कहने लगता है, जैग्यूम तुमने भी उस लेडी को देखा था ना, राइट? तुमने देखा था कि उसकी दोनों आंखें काली थी और उसने कहा था कि मैंने कुछ नीचे गिरा दी है और वो एक बटरफ्लाई एक बुरी आत्मा है और वो मेरे लिए बहुत बुरी चीजें लाती है। पता नहीं क्यों मैं ऐसी बातें करने लगा हूँ आजकल। खैर, ये सुनकर जैग्यूम मुझसे उसकी दादी के बारे में पूछता है। फिर वो बताता है कि उसकी दादी की डेथ 1 साल पहले ही हो गई थी, पर उसकी नानी अभी भी जिंदा है। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। तभी वो जैग्यूम से पूछने लगता है कि अचानक से उसने उसकी दादी के बारे में क्यों पूछा था। तो वो बताता है कि बस ऐसे ही मन था तो पूछ लिया। तभी उसे उसकी दादी की याद आने लगती है, जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। हर रोज उसे स्कूल छोड़ने आया करती थी और स्कूल से वापस घर ले जाने के लिए भी आया करती थी। उसके लिए दुआ करती थी ताकि यंगबू जल्दी से ठीक हो जाए। फिर अचानक से उनका तबीयत खराब हो जाता है और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। तभी यंगबू जैग्यूम से कहता है, प्रॉब्लम ये है कि एक बटरफ्लाई है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, फिर चाहे मैं कहीं भी जाऊं वो हमेशा मेरे साथ ही होती है। कभी कभी मैं उसे अपनी आंखों से देख पाता हूँ और कभी कभी वो दिखाई ही नहीं देती। मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है, पर सच कहूँ तो मैं कभी कभी ये देखकर बहुत डर जाता हूँ। ये सुनकर जैग्यूम कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें वैसे उस तितली को देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बटरफ्लाई तुम्हें फ्लावर समझकर तुम्हारे आसपास भटकती हो। ये सुनकर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर जैग्यूम यहाँ क्या कर रहा है। तभी जैग्यूम अपना स्कूल बैग लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्योंकि तुमने ही लंच में मुझसे कहा था कि हम दोनों साथ घर जाएंगे। फिर वो दोनों स्टैंड से आ रहे होते हैं और दूर इलेक्ट्रिक पोल पर एक स्पैरो बैठी होती है जो इन दोनों पर नजर बनाए रखी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि ताही अपने घर में विंडो के पास बैठा हुआ होता है और बाहर से काफी तेज धूप आ रही होती है। यही एपिसोड 6 भी पूरा होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि वो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है। वो बहुत थक चुका हुआ होता है। वहाँ आते ही अपना बैग नीचे रखता है और मीसेन को आवाज मारता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो घर के अंदर आता है और देखता है कि अंदर तो कोई भी नहीं है, तो वो अपना शूज निकालने लगता है। तभी अचानक से उसके पीछे से मीसेन आता है और खुश होकर उससे
से लिपट जाता है। तभी उसकी नजर मीसेन के पैर पर पड़ती है और वो देखता है कि इसने आज भी शूज नहीं पहनी। फिर वो उसे धमकाने लगता है और डांटने लगता है और उसे समझाता है कि तुम जूते हमेशा पहन कर रखा करो। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर एक साथ जाते हैं, जहाँ मीसेन घर के कपड़े धोने के लिए जा रहा होता है और दूसरी तरफ जैग्यूम बाथरूम में खड़े होकर अपने हाथों को धो रहा होता है। तभी उसकी नजर उंगली पर लगी बैंडेज पर पड़ती है जो अब भीग चुकी होती है। फिर वो सोचने लगता है कि अगर वहाँ वो कीड़े नहीं आए होते तो आज मुझे ये बैंडेज नहीं लगाना पड़ता। फिर वो उस बैंडेज को वहीं निकाल कर रख देता है और मीसेन से एक संदूक लाने के लिए कहता है। उसके बाद जैग्यूम एक कमरे में अंदर जा रहा होता है, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर जिस पर बहुत सारे होली स्टिकर्स चिपके हुए होते हैं। वो दरवाजा एक रस्सी से लॉक होती है जिसे एक मैजिक स्पेल से खोला जा सकता है, जिसे वो अपने हाथों से छूता है और वो अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है। उसकी नजर पास रखी एक चेस्ट पर पड़ती है। वो उसके पास आकर संदूक पर अपने हाथ रखता है और दूसरे हाथ में चाकू उठा लेता है, लेकिन ये इस बात से अनजान होता है कि मैसन पीछे खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो उस चाकू से खुद के हाथ पर वार करता है जिससे उसके हाथ कट जाते हैं और वहाँ ढेर सारे ब्लड निकलने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून ही होता है। तभी उसकी नजर मीसेन पर पड़ती है और वो कहता है मुझे एक तावीज बनानी है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जैग्यूम स्कूल जा रहा होता है और वो उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, तो वो नींद में चल रहा होता है। तभी वो अचानक से ताही से टकराता है और अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सामने ताही खड़ा है, पर जैग्यूम उससे पहचानने की कोशिश करता है, उसे गौर से देख रहा होता है। तभी वो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ताही भी उसी के साथ स्कूल के अंदर आ रहा होता है, जो उससे कहता है आजकल हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे हैं, लेकिन हम पहले कभी क्यों नहीं मिले। ये सुनकर जैग्यूम कहता है पहले हम कभी इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने कल ही स्कूल ज्वाइन किया है। इसके जवाब में ताही कहता है अच्छा इसीलिए मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। खैर मैं भी यहाँ नया नया आया हूँ और बहुत कम स्टूडेंट्स को जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा हमेशा याद रहता है। ये सुनकर जैग्यूम सोचने लगता है आखिर ये बंदा है कौन और मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि ये एक लाइब्रेरियन है जिसकी इसने कल एक बुक ढूंढने में मदद करी थी। तभी ताही की नजर उसकी कॉलर पर पड़ती है और वो उसे बताता है कि अगर तुम यहाँ बिना टाई के अंदर जाओगे तो तुम्हारी मेरिट बहुत कम कर दी जाएगी। फिर वो अपना टाई निकाल कर उसे दे देता है। फिर उससे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम इस टाई को मेरे लाइब्रेरी में रख के वापस घर चले जाना। दूसरी तरफ जैग्यूम टाई को अपने हाथ में पकड़े हुए होता है और सोच रहा होता है कि इसे बांधू कैसे। तो वो ताही से टाई बांधने के लिए उसकी मदद मांगता है और यही एपिसोड 7 भी पूरा होता है। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैग्यूम स्कूल बस के अंदर जा रहा होता है और दूसरी तरफ एक स्पैरो उस पर नजर बनाए हुए रखी होती है। वो स्पैरो दिन भर उसके पास ही रहती है और सारी इन्फॉर्मेशन चुपके से किसी और शख्स को बताती है। दूसरी तरफ ताही अपने वार्डरोब से टाई निकालता हुआ कहता है मुझे वैसे टाई पहनने का कोई शौक तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, मुझे मेरे गोल पर ध्यान रखना चाहिए और मुझे अपनी गोल हासिल करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ताही स्कूल के अंदर होता है जहाँ वो जैग्यूम को टाई पहनाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से जैग्यूम सोचने लगता है कि ताही ये काम जबरदस्ती कर रहा है, इसका मतलब उसको ये काम करने के लिए कोई फोर्स कर रहा है। फाइनली वो उसके टाई को उसके गले में बांध देता है। फिर वो उसे उसका जूस देता हुआ थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो स्कूल के ग्राउंड में चल रहा होता है, तभी उसकी नजर एक टीचर पर पड़ती है जो बच्चों को रोक कर उसके बारे में कुछ नोट करते हैं। तभी वो वहाँ से जा रहा होता है और वो टीचर उसे आवाज मारता है, जिसे सुनकर वो वहीं रुक जाता है। उस टीचर का नाम डैरियुंग होता है जो स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए काम करता है। वो अपने पास उसे बुलाता है। जैग्यूम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये टीचर उसे क्यों बुला रहा है। तभी वो सोचने लगता है कि कहीं उसने मुझे किसी और से टाई लेते हुए देख तो नहीं लिया था। तभी टीचर उससे पूछता है आखिर तुम्हारे बाल इतने लंबे क्यों हैं। फिर उससे उसका नाम और क्लास और सेक्शन पूछने लगता है और उसे अपना रजिस्टर पर नोट कर रहा होता है। तभी वो टीचर से पूछता है आखिर बाल लंबे होने में क्या परेशानी है। ये सुनकर टीचर बहुत गुस्सा जाता है और कहता है तुम्हारे साइड बन बहुत लंबे हैं जो तुम्हारे कानों तक लटक रहे हैं। तभी उसे जुंगजू की एक कही बात याद आने लगती है, जब टीचर तुम पर गुस्सा होने लगे तब तुम सिर्फ और सिर्फ माफी मांगोगे, ठीक है। तभी वो उस छड़ी की तरफ देखता है और उसे अपने हाथों से हटाता हुआ कहता है हर कदम पर किसी न किसी का साथ होता है। जब टीचर चलता है तब स्टूडेंट भी चलता है और जब टीचर दौड़ते हैं तब स्टूडेंट भी उनके साथ दौड़ते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा अपने टीचर्स का कहा मानते हैं। ये सुनकर टीचर काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहने
लगता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बच्चे। तभी जैक्यूम बताता है कि मुझसे बड़ा साइड बन तो आपके पास है सर। तभी वो टीचर अपने सिर पकड़े हुए कहने लगता है कि मेरे साइड बन उतने बड़े नहीं है। तभी वो अपने गंजे पर हाथ फेर कर बहुत हैरान होता है और सभी स्टूडेंट्स ये होता देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके हाथों से वो छड़ी नीचे गिर जाती है और यही एपिसोड 8 भी पूरा हो जाता है। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैक्यूम और यंगवू दोनों स्कूल के ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं। वो दोनों वहाँ बैठकर अपनी लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यंगवू उससे पूछता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने बालों को कटवा लेना चाहिए, क्या मैं तुम्हें कोई पास का सैलून के बारे में बताऊं? इसके जवाब में जैक्यूम कहता है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने बालों को काट लूंगा। तभी एक फुटबॉल उनके पास उड़कर आती है, जिसके पीछे एक स्टूडेंट भागता हुआ वहाँ पहुँचता है, जिसकी नजर यंगवू पर पड़ती है और कहने लगता है, अच्छा बेटे, एक नया दोस्त बना लिया, क्या पी रहा है वैसे, थोड़ा मुझे भी देना। दूसरी तरफ जैक्यूम उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। ये सुनकर यंगवू कहता है, भाई देख, अभी ये खत्म हो चुकी है और मेरे पास दूसरा नहीं है। ये सुनकर वो स्टूडेंट कहता है, झूठ मत बोल यार, दे देना भाई, नहीं है, मुझे बहुत प्यास लगी है और शायद मैं प्यास से मर ना जाऊं। तभी जैक्यूम वहाँ खड़ा होता है और उस लड़के को पैसे देते हुए कहता है, ये लो, जाओ, जाकर तुम अपने लिए भी एक ये खरीद लाओ। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और कहने लगता है, शुक्रिया मेरे दोस्त, बाद में मुकरना मत। ये सुनकर जैक्यूम कहता है, अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैं जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद करता हूँ। ये सुनकर वो लड़का जैक्यूम का कॉलर पकड़ लेता है और उसे गाली देने लगता है। दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ उस लड़ाई को छुड़ाने के लिए आ रहे होते हैं। उन दोनों के बीच लड़ाई होते होते बचती है। जैक्यूम वहाँ से जा रहा होता है, जिसे जाता हुआ देखकर यंगवू कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लड़का एक बदमाश लड़का है और वो बहुत ऐसे बदमाशों को भी जानता है। ये सुनकर जैक्यूम कहता है, अच्छी बात है, उसके पास उसके बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरी तरफ वो लड़का गुस्से में आकर जैक्यूम पर चिल्लाने लगता है। तभी जैक्यूम पीछे मुड़कर देखता है। तभी अचानक से एक फुटबॉल उड़ता हुआ सीधा उसके मुंह पर आकर लगती है, पर वो वहाँ अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और लड़ाई नहीं करता। जैसे ही वो स्कूल के अंदर आता है, तभी ताही की नजर जैक्यूम पर पड़ती है। फिर वो देखता है कि जैक्यूम के नाक से ब्लड निकल रहे होते हैं। तभी वो पूछने लगता है, आखिर तुम्हारे चेहरे को हुआ क्या है? तभी वो कहता है, मैं नीचे आते वक्त फिसल कर गिर गया था, और अपने गले से टाई निकालकर उसे दे देता है, जिसे लेते हुए ताही कहता है, तो तुमने वैसे उसका कुछ किया नहीं? जिसके जवाब में जैक्यूम कहता है, एक कहावत है कि जरा सा पेशेंस एक बहुत बड़ी मर्डर को टाल सकता है। ये सुनकर ताही कहता है, आखिर क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो टाई देने के बदले? तभी हम देखते हैं कि जैक्यूम लाइब्रेरी के अंदर आता है, जहाँ ढेर सारी बुक्स पड़ी हुई होती हैं, जिसे देखकर ताही कहता है, शुक्रिया दोस्त, ये लाइब्रेरी हमेशा खाली रहता है, इसकी वजह से मैं यहाँ बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ मेरे साथ हो तो मुझे अच्छा सा लग रहा है। तभी वो दोनों मिलकर उस लाइब्रेरी को शेल्फ में रीअरेंज करने लगते हैं और जैक्यूम उसे बुक पकड़ाता है, जिसे देखकर ताही उससे उसकी लंबाई पूछने लगता है, जिसके जवाब में जैक्यूम बताता है कि वो 6 फुट लंबा है। तभी अचानक से ताही उससे उसकी एज पूछने लगता है। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि असल में वो 150 साल का होता है। इसीलिए वो ताही से कहता है कि मैं 11th ग्रेड में हूँ और मेरी भी एज इन्हीं बच्चों जितनी है। तभी ताही उससे एक बार और उसकी एज पूछता है, जिसके जवाब में कहता है, आखिर तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मेरी भी एज 11th के बच्चों की जितनी है। इसके जवाब में ताही कहता है, मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे कोई आम इंसान नहीं लगते। ये सुनकर जैक्यूम काफी हैरान होता है और यही एपिसोड 9 भी कंप्लीट होता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैक्यूम ताही से पूछने लगता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। इसके जवाब में ताही कहता है, आजकल के स्टूडेंट्स को ज्यादा चाइनीज वर्ड अच्छे नहीं लगते, पर तुम ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा यूज करते हो, यहाँ तक कि तुम्हें चियोक और चियोन जैसे यूनिट्स भी याद हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम बाकी स्टूडेंट्स की एज के हो। जिसके बारे में जैक्यूम कहता है, तुम्हें चीजें जानने के लिए बड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे हिसाब से अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज जानता हो तो क्या वो फॉरेनर हो जाएगा? फिर वो उसे उसका बुक दे देता है। तभी वो कहने लगता है, मुझे लगता है सब बुक्स अरेंज हो चुके हैं, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। तभी अचानक से ताही उसका हाथ पकड़ लेता है और जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। फिर वो ताही से पूछता है कि आखिर ये क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर ताही कहता है, अच्छा बताओ, क्या होगा अगर हम सच में एक दोस्त बन जाए? तभी वो इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से अपना बैग उठाकर चला जाता है। दूसरी तरफ ताही ये सोचकर बहुत उदास होता है कि उसने अपने मिशन की काफी हद तक खराब कर दिया और वो अपने हाथों में एक तावीज लिए स्पेल पढ़ रहा होता है। स्पेल पूरा पढ़ने के बाद वो उस तावीज पर फूंक मारता है। तभी उसके अंदर से वहाँ साइरो बाहर आता है, जो कि एक ट्रांसीडेंट स्पिरिट होता है। वो उस लाइब्रेरी में रखी किताबों को देखकर बहुत हैरान होता है और कहने लगता है, मास्टर ताही, यहाँ तो ढेर सारी किताबें हैं। फिर वो एक किताब निकाल कर पढ़ने लगता है। तभी हमें बताया जाता है कि भूत 3 तरह के होते हैं। पहला वो आत्मा जो इस धरती को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें यहाँ किसी की चाहत होती है और वो यहीं रहना
पसंद करते हैं, जिन्हें लोग बुरी आत्मा कहते हैं। दूसरी वो आत्माएं जो किसी से बदला लेने के लिए बेताब रहती हैं और धरती पर इधर उधर भटकती रहती हैं। तीसरी वो आत्माएं होती हैं जो बहुत इंटेलिजेंट और समझदार होती हैं, जिन्हें ट्रांसीडेंट स्पिरिट कहा जाता है। ये बाकी के सभी तरह के भूतों से बहुत पावरफुल होते हैं, जिसमें साइरो ब्लड को पढ़ के किसी की भी पास्ट बता सकता है। दूसरी तरफ साइरो कहता है, मास्टर ताही, आखिर आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? अब ये मत कहना कि आप मुझसे ये वो सारी किताबें पढ़वाने वाले हो। इसके जवाब में ताही कहता है, मुझे एक इंसान के बारे में पता लगाना है कि वो आखिर क्या छुपा रहा है। फिर वो साइरो को उसका ब्लड दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास उसका कुछ ब्लड है जो बड़ी ही मुश्किल से मैंने उससे लिया है। उसे उठाकर साइरो काफी हैरान होता है और कहने लगता है, क्या ये नाक से निकला हुआ खून है? और मास्टर, ये तो बहुत ही कम ब्लड है, इतने में किसी की जिंदगी के बारे में कैसे जान सकते हैं? इसके लिए तो मुझे कम से कम 1 बोतल खून चाहिए होंगे। इसके जवाब में ताही कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस काम को बड़ी ही आसानी से कर लोगे। अगर तुम इसके बारे में मुझे जरा सी भी खबर दे दोगे तो मैं बाकी खुद ढूंढ लूंगा। साइरो देखकर काफी उदास हो जाता है कि आखिर वो इतने कम ब्लड से उसका अतीत कैसे पता करेगा। तभी ताही कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस काम को करने में काफी टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है और ना ही उसके पास। यही एपिसोड 10 भी पूरा होता है। एपिसोड 11 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैग्यूम और मीजन दोनों रात के अंधेरे में सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी मीजन पूछता है, आखिर आप इतनी रात को स्टोर किस लिए जा रहे हो, क्योंकि आप तो वैसे भी बाहर नहीं आते ना। ये सुनकर जैग्यूम कहता है, मेरा पूरा दिन काफी खराब रहा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि स्टोर से कुछ खरीद लूं ताकि अपने मूड ठीक कर लूं। तभी अचानक से मीजन को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि एक इंसान रात में दौड़ लगा रहा होता है सड़क पर, जिसे देखकर मीजन डर जाता है और जैग्यूम के पीछे जाकर छिप जाता है। ये देखकर जैग्यूम कहता है, अगर तुम्हें इंसानों से डर लगता है तो तुम मेरे साथ बाहर ही क्यों आए थे? तभी मीजन उससे पूछने लगता है कि अगर आप स्कूल जाकर गुस्सा हो जाते हो तो आप स्कूल क्यों ही जाते हो? तभी हम देखते हैं कि सुबह का वक्त हो चुका है और जुंगजू और मीजन दोनों गार्डन में होते हैं। तभी मीजन कहता है, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा जैग्यूम के साथ रहूंगा। ये सुनकर जुंगजू कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारे घर की याद नहीं आती? इसके जवाब में मीजन कहता है, जहाँ मेरे मास्टर रहते हैं वहीं मैं भी रहता हूँ, मैं अपने आखिरी सांस तक उन्हीं के साथ रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो दोनों स्टोर के अंदर आते हैं और जैग्यूम उससे वहाँ चीजें खरीदने के लिए कहता है। तभी उसकी नजर फ्रिज में रखे आइसक्रीम पर पड़ती है, जिसे देखकर जैग्यूम कहता है, अगर तुम्हें आइसक्रीम पसंद है तो तुम ले सकते हो, अपने दोस्तों के लिए भी ले जा सकते हो। उसी शॉप पर एक लेडी बैठी हुई होती है जो जैग्यूम से पूछती है कि क्या वो उसका भाई है। तभी वो उसकी तरफ देखता है कि मीजन आइसक्रीम लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो थोड़ी देर सोचने लगता है और उस लेडी से कहता है कि वो उसका भाई नहीं है। तभी वो लेडी पूछती है, तो वो आखिर बच्चा है कौन? जिसके जवाब में जैग्यूम कहता है कोई जिसे मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और मीजन उस चिड़िया को दाने खिला रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक टॉवल ला सकते हो? मीजन उसे टॉवल ला कर देता है और ये देखकर काफी हैरान होता है कि मास्टर ने अपने बाल बहुत छोटे छोटे कर लिए हैं। उसके छोटे बालों को देखकर वो बहुत रोने लगता है। तभी वो स्कूल आ जाता है और उसकी नजर ताही पर पड़ती है जो स्टेयर से सामने से नीचे आ रहा होता है। उसे देखकर ताही हाई कहता है, पर वो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि ताही ने भी उसे कुछ नहीं कहा और वो भी इग्नोर करके चला गया। तभी वो ये देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो क्लास के अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ताही उस पर खड़े होकर दीवार के पीछे से नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ जैग्यूम की नजर उसके पीटी टीचर पर पड़ती है। बाल कटा हुआ देखकर वो उससे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि मिस्टर यून भी उसके साथ सॉकर गेम खेलेंगे। सभी स्कूल ग्राउंड के अंदर खड़े होते हैं और लंच होने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि जैग्यूम हाथ धोकर पास रखे टॉवल से अपने हाथ साफ कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर से एक गीली ब्रश उसके सर पर आकर लगती है, जिसे वो अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, आखिर इन भूतों को हुआ क्या है, इनका कुछ करना पड़ेगा। एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिट्स आपस में गोटियां खेल रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ एक परछाई दिखती है। फिर वो अपने लात से इन गोटियों को नीचे गिरा देता है, जिसे होता देख सभी स्पिरिट्स उसे देखने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। फिर जैग्यूम अपने पॉकेट से कार्ड निकाल कर कहता है, तो वो आखिर तुम तीनों थे जिसने मेरी नाक में दम कर रखी थी। ये सुनकर एक स्पिरिट कहता है, वो मैं नहीं था। और ये सुनकर दूसरा स्पिरिट भी मना कर देता है। अभी वो तीसरे की तरफ देखता हुआ कहता है, इसका मतलब वो तुम ही थे। इसके जवाब में वो कहता है, वो बस जैग्यूम पर नजर रखने का काम करता है और यही सच है। फिर वो पास के पेड़ से एक टहनी तोड़ता है और जैग्यूम को कुछ दिखाते हुए कहता है, मैं एक पेंटर घोस्ट हूँ और मैं इस दुनिया की और स्वर्ग की सभी चीजें पेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वही ड्राइंग कर सकता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देख सकता
हूँ। फिर वो पेंट करके दिखाता है कि एक स्टूडेंट जो उसकी क्लास में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ में एक डस्टबिन होता है जो कूड़े और कचड़ों से भरा हुआ होता है, और वो अंदर आकर जैक्यूम के बेंच को गंदा कर देता है और उसके बैग में पानी डालकर उसे भी भिगा देता है। जैक्यूम वो पेंटिंग देखकर पहचान लेता है कि वो स्टूडेंट जियोल ली है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी कल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंगजू एक शूटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ एक गार्ड कहता है 30 मिनट्स के अंदर शूटिंग स्टार्ट होने वाली है तो मेकअप जल्दी जल्दी फिनिश करें। तभी जुंगजू को एक कॉल आती है जिसे वो रिसीव करता है। फिर उसे पता चलता है कि जैक्यूम की किसी के साथ बहुत बुरी लड़ाई हो चुकी है और वो उसे तुरंत हाई स्कूल आने के लिए कहते हैं। तभी वो अपने सेलिब्रिटी वैन लेकर स्कूल में ड्रिफ्ट मारता हुआ पहुंचता है, जिसे देखकर स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही इंप्रेस होते हैं। वो जल्दी से अपनी वैन से बाहर निकलता है और सीधा दौड़ता हुआ क्लास के अंदर पहुंचता है। स्कूल के अंदर घुसते ही जुंगजू को जैक्यूम सामने बैठा हुआ नजर आता है। तभी जुंगजू उसके पास आकर कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई तुम पर हाथ उठाने की, और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ, क्या उन लोगों ने तुम्हारे बाल भी काट दिए। तभी वहाँ जियोल ली के पेरेंट्स आते हैं और जुंगजू से कहते हैं हे तुम तो उसके अंकल हो ना, मुझे उसके पेरेंट्स से मिलना है। ये सुनकर जैक्यूम की टीचर कहती है मिस्टर ली अभी जैक्यूम के पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर मिस्टर ली उसकी बुराई करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी जुंगजू मिस्टर ली से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, जरा मेरे भतीजे की तरफ देखो, क्या तुम्हें देखकर लगता है कि ये किसी बच्चे का काम है, आखिर तुम्हारा बेटा कहाँ है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। ये सुनकर मिस्टर ली कहते हैं तुम्हें क्या लगता है ये काम किसी बच्चे ने किया था, तुम्हें पता भी है इस वक्त मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भतीजे की वजह से। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोल ली घायल होकर बैठा हुआ होता है और यही एपिसोड 12 भी पूरा होता है। एपिसोड 13 में हम देखते हैं कि जुंगजू और जैक्यूम दोनों स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। तभी जुंगजू पूछता है कि कहीं उसने फाइट करते वक्त स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज तो नहीं किया था। फिर उसे पता चलता है कि उसने उस पर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके अटैक किया था क्योंकि वो इसे बहुत परेशान कर रहा था। ये सुनकर जैक्यूम कहता है आखिर तुम उसे इंसानों पर कैसे यूज कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है मैंने वैसे कुछ गलत नहीं किया इसमें, बल्कि सारी गलती उसी की थी, इसीलिए अब उसको भुगतना पड़ रहा है। कहते हुए वो वहां से जा रहा होता है। तभी जुंगजू कहता है वो एक बहुत कमजोर और एक आम इंसान है, आखिर तुम उस पर अपना जादू से अटैक कैसे कर सकते हो। ये सुनकर जैक्यूम पूछने लगता है अगर वो आम इंसान है तो फिर मैं कौन हूँ। इतने में उसे शूटिंग से एक कॉल आती है जिसे वो रिसीव करते हुए कहता है कि वो अभी फिलहाल थोड़ी बिजी है क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना है किसी से मिलने। तभी जैक्यूम की नजर मीजन पर पड़ती है जो वैन में बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। उसे देखकर जैक्यूम पूछता है कि आखिर मीजन को यहाँ क्यों लेकर आया है। इसके जवाब में जुंगजू कहता है उसे लगा था कि कहीं तुम्हें कोई फाइट में चोट न लगी हो ताकि ये तुम्हारी हील करने में तुम्हारी मदद कर सके, पर अब देखकर लगता है कि उस बच्चे को हील करने ही से जाना पड़ेगा। ये सुनकर जैक्यूम को गुस्सा आ जाता है कि आखिर मीजन उसे हील करने हॉस्पिटल क्यों जाएगा। फिर उसे याद आता है कि उसने उसकी जम के धुलाई की थी, इसलिए वो इस बात से मान जाता है और नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जुंगजू यहाँ हॉस्पिटल जियोल ली के पेरेंट्स से मिलने आए होते हैं जो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर जुंगजू के नेफ्यू ने उसके बेटे की ऐसी हालत कर दी। उसे ये भी बताती है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आते तब तक वो लोग यहीं पर रहेंगे। दूसरी तरफ जियोल ली बहुत बुरी तरह घायल होता है और वॉशरूम में खड़ा होता है। तभी उसके पीछे से मेजन आता है और उसे एक गिलास पानी पीने के लिए कहता है। जियोल उस पानी को पी लेता है और उसका टेस्ट बहुत ही अजीब होता है। तभी वो उससे पूछने वाला होता है कि आखिर पानी में मिला क्या था। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ डॉक्टर्स उसकी एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं जहाँ उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक होती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स बहुत हैरान होते हैं क्योंकि पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके बोन्स फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं और उसका नाक भी टूट चुका है। तभी उसकी मॉम बाहर आती है और देखती है कि जुंगजू रूम के बाहर ही खड़ा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके बेटे की रिपोर्ट तो सही है। तभी वो अपना कैप हटाते हुए कहता है मैंने सुना है इसमें बुलाइंग भी शामिल है तो शायद हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके पेरेंट्स जुंगजू को देखकर बहुत हैरान होते हैं। इतने में जुंगजू वहां से कट लेता है। उसके बाद वो सीधा अपने वैन के पास आता है और मीजन को आवाज मारता है, पर वो देखता है कि वो वैन के अंदर नहीं है और पूरे गाड़ी को अच्छे से चेक करता है। फिर वो उसे कहीं नहीं मिलता। वो खड़ा होकर सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का गया कहाँ। तभी उसे पीछे से एक लेडी की कुछ बातें करने की आवाज सुनाई देती है जो कहती है अरे यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वो अभी बहुत छोटा था और कार से एक्सीडेंट हो गया। और यही एपिसोड 13 भी पूरा होता है। एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुंगजू ये सुनकर दौड़ता हुआ सड़क किनारे जा रहा होता है जहाँ कुछ लोग खड़े होकर ये एक्सीडेंट देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उस भीड़ से होते हुए वो सामने देखता है और ये देखकर वो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसकी नजर मीजन पर पड़ती है जो एक घायल बिल्ली को अपने मैजिक से जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से उस बिल्ली में जान आ जाती है और वो बिल्ली जिंदा हो जाती है और ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग बड़े हैरान होते हैं कि आखिर एक बिल्ली इतनी
इतने बड़े एक्सीडेंट से कैसे बच सकती है। तभी वहाँ जुंगजू आकर उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ बड़ी तेजी से भागता है। तभी वहाँ के सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर सोचने लगते हैं कि आखिर कोई मरी हुई बिल्ली वापस कैसे जिंदा कर सकता है। दूसरी तरफ जुंगजू उसे अपने वैन के अंदर लाकर रख देता है और कहता है तुम दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। ये सुनकर मीजन उससे माफी मांगता है। तभी अचानक से हमें जैग्यूम के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी जुंगजू और मीजन आते हैं और वो देखते हैं कि जैग्यूम अभी भी उससे नाराज है, जिसके लिए जैग्यूम से वो माफी भी मांगता है। तभी जैग्यूम अपने कॉफी पीने के बाद कप को टेबल पर रख देता है और जुंगजू से पूछता है तुमने कहा था कि अगर मैं 1 महीने स्कूल जाऊंगा तो तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। इसके जवाब में जुंगजू कहता है अरे हाँ हाँ मुझे याद है। तभी जैग्यूम कहता है तो मेरी इच्छा ये है कि मीजन अब अपने घर वापस चला जाए और तुम अपनी शक्ल मुझे आज के बाद दोबारा नहीं दिखाओगे। ये सुनकर जुंगजू और मीजन दोनों काफी हैरान होते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वो चाहता क्या है और उसे हुआ क्या है। तभी जुंगजू उससे इसके लिए माफी भी मांगता है और उसे बताता है कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जैग्यूम को स्कूल जाते देखना चाहता है। तभी वो दोनों में एक बहस हो जाती है और जैग्यूम कहने लगता है मैं जानता हूँ कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ और यंग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए लोग भी मुझे एक इंसान नहीं समझते। तो बताओ मैं क्या हूँ और कौन हूँ? मैं इस तरह बनकर और जीना नहीं चाहता। क्या तुम दोनों नहीं थक गए हो मुझे ऐसी हालत में देख देख कर? जुंगजू तुम मेरी वजह से अपना सारा काम छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गए थे और मीजन मेरे घर के सारे काम करता है। तुम्हें हमेशा इस बात की चिंता लगी हुई होती है कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ। क्या तुम दोनों को ऐसे जीने में अच्छा लगता है? आज के बाद तुम दोनों अपनी जिंदगी खुद से जी सकते हो और जहाँ भी जाने का मन हो वहाँ जा सकते हो। ये सुनकर मीजन खड़े होकर रोने लगता है और जुंगजू उससे कहता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता था और ये मेरी मर्जी है। दूसरी तरफ मीजन कहता है कि वो हमेशा अपने मास्टर के साथ ही रहेगा और उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुनकर जैग्यूम को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वो दोनों उससे माफी मांगता है और जुंगजू कहता है तुम अभी गुस्से में हो इसीलिए हम तुमसे कल बात करेंगे। ये सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में कप लेकर उसे गुस्से से तोड़ देता है और कहने लगता है बस बहुत हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? तभी मीजन उससे वो कप नीचे रखने के लिए कहता है क्योंकि कप के टूटने की वजह से उसके हाथ कट जाते हैं और वहां से ब्लड निकलने लगते हैं। तभी वो मीजन से कहता है कि अगर वो उस कप से अपने गले को भी काट देगा तब भी वो नहीं मरेगा। तभी वो कहता है क्या तुम मेरी असली इच्छा जानना चाहते हो? लेकिन वो तो तुम पहले से ही जानते हो ना। फिर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों मिलकर जैग्यूम को जान से मार दे और यही एपिसोड 14 भी पूरा होता है। एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैग्यूम सो रहा होता है। तभी मीजन चुपके से उसके कमरे के अंदर आता है। फिर जैग्यूम को सोता हुआ देखकर वो काफी रोने लगता है। तभी वो अपने मैजिक से उसके घायल हुए हाथ को ठीक करने की कोशिश भी करता है। तभी उसे उसकी फ्लैशबैक स्टोरी दिमाग में आने लगती है जहाँ हम देखते हैं कि एक मास्टर दरवाजे पर खड़ा होता है और उसकी नजर मीजन पर पड़ती है जो बुरी तरह जख्मी होता है और कहता है मास्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी वो बताता है कि वो बहुत ही परेशान है और अकेलापन महसूस करता था और मास्टर ये सुनकर उसे अंदर ले लेता है। दूसरी तरफ मीजन उसके जख्मी हाथ को ठीक कर देता है और मन ही मन कहता है मास्टर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो ब्लैंकेट से उसे ढक देता है और वहां से चला जाता है, पर वो इस बात से अनजान था कि जैग्यूम उसकी बातें सुन रहा। अगले सीन में हमें उसके हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ टीचर्स खड़े होते हैं और इस बात से बहुत हैरान होते हैं कि जैग्यूम के अंकल एक सेलिब्रिटी हैं। तभी वहाँ अचानक से ताही आता है जो यहाँ पर अंडर कवर डिपार्टमेंट से होता है और अपना नकली नाम मिस्टर यून बताता है ताकि किसी को इस पर शक ना हो। तभी एक टीचर कहता है कि क्लास 11th में एक स्टूडेंट है जिसका नाम जैग्यूम किम है और फिलहाल में उसकी जियोली से फाइट हुई थी जिसने पूरे स्कूल को हैरान कर दिया था। तभी एक लेडी टीचर कहती है कि जैग्यूम क्लास के अंदर चुपचाप बैठा रहता है इसलिए उसे लगा था कि वो एक वेल बिहेव्ड लड़का है, पर सबसे पहले फाइट उसी लड़के ने शुरू करी थी। वो तो शुक्र है कि किसी ने चुपके से सही वक्त पर उसकी रिपोर्ट कर दी, वरना बहुत बुरी तरह फाइट हो रही थी जिसे जैग्यूम अपने सिर ही ले लेता। तभी पीटी टीचर कहता है यही तो आजकल के बच्चों की समस्या यही है, उन्हें लगता है कि वो खुद सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो स्टूडेंट्स ठीक ही लगता है क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट भी था। मुझे इन सभी का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया सिर्फ इसीलिए ही नहीं बनी ताकि सब कुछ तुम ही अकेले मिलकर हैंडल कर। वैसे भी इन दोनों ने आज हद पार कर दी, इसलिए दोनों को एक सजा मिलेगी जिसमें उन्हें स्कूल के सारे काम करने होंगे जिसे कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। इतना क्या
कहकर वो वहां से जा रहा होता है, तभी मिस्टर यून उसे रोकता है और कहता है, क्या आप सच में इस वीक एक कम्युनिटी सर्विस रन करने वाले हैं? तो आपसे गुजारिश है कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट का काम दे दीजिए जैग्यूम को, ताकि उन्हें भी उनकी गलती का एहसास हो। तभी हम देखते हैं कि जैग्यूम स्कूल के लाइब्रेरी के अंदर आ रहा होता है। लाइब्रेरी का डोर लॉक होता है, इसीलिए वो उसे खोल नहीं पाता। तभी वो देखता है कि लाइब्रेरी के अंदर मिस्टर यून खड़े होते हैं, जो उसके आने के बाद उससे हाई कहते हैं, और यही एपिसोड 15 भी पूरा होता है। एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैग्यूम स्कूल लाइब्रेरी के अंदर आता है, जहां मिस्टर यून उसे लाइब्रेरी के अंदर बुलाता है। वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, तभी मिस्टर यून उससे एक चेयर पर बैठने के लिए कहता है, और ये सुनकर जैग्यूम कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ इस लाइब्रेरी को साफ करने आया था, कम्युनल सर्विस के लिए। तभी मिस्टर यून बताता है कि उसने पहले ही इस लाइब्रेरी को अच्छे से साफ कर दिया है, और उससे कहता है, तुम कोई सा भी किताब उठाकर उसे पढ़ो और उसका रिव्यू सबमिट करो, और अपना नाम, क्लास और स्टूडेंट नंबर लिखना मत भूलना। उसके बाद जैग्यूम पास में रखा एक किताब उठाता है और उसे पढ़ने के लिए बैठ जाता है। वो उस किताब को पढ़ते पढ़ते थक जाता है, इसलिए उसे नींद आने लगती है और वो थोड़ा सो जाता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने उसे सोते हुए तो नहीं देख लिया था। तभी वो पेपर पर उसका बुक रिव्यू लिखता है और उसे ले जाकर मिस्टर यून को दे देता है। मिस्टर यून उसका रिव्यू देखने लगता है और उस पर लिखे हुए रिव्यू को पढ़ने लगता है। उसका रिव्यू उसे बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसके हाथों में एक स्टिकर चिपका देता है, जो ये बताता है कि उसने एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया था। उसके बाद वो उसे घर ले जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो उससे कल स्कूल में दोबारा फिर से मिलेगा। ये सुनकर जैग्यूम लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि ताही एक रेस्टोरेंट में अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है, जो कहता है, यार मैंने तो अमेरिकानो ऑर्डर किए थे। ये सुनकर ताही कहता है, आखिर तुम इतने कड़वे ड्रिंक कैसे पी सकते हो? उसका दोस्त, जिसका नाम यंगशिन ली होता है, और वो भी एक तरह का एक्सोर्सिस्ट होता है जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। ये सुनकर यंगशिन कहने लगता है, आखिर मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त ही क्यों मिला जिसने मेरी दी हुई स्टैम्प ही तोड़ दी? आखिरकार तुम्हें किसी चीज की कोई कदर ही नहीं है। तभी वो ताही से कहने लगता है, सियोक बार बार मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में पूछती रहती है कि तुम वापस कब आ रहे हो, आखिर तुम उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं देते? ये सुनकर ताही कहता है, अगर तुम्हें ये ड्रिंक नहीं पीनी तो मैं भी इसे भी पी जाऊंगा। उसके बाद वो ताही के मिशन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी यंगशिन कहता है, आखिर तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते कि तुम एक एक्सोर्सिस्ट हो? वैसे भी हर गुइजा आजकल एक्सोर्सिस्ट बनना चाहता है। ये सुनकर ताही थोड़ा सोचने लगता है। उसे सोचता हुआ देखकर यंगशिन उसे बताता है कि उसने एक नए और बहुत ही रेयर आइटम ढूंढ निकाला है, जिसे वो वॉकिंग एंड टॉकिंग जिनसेंग का नाम देता है। फिर वो कहता है, मैं एक जिनसेंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक छोटा सा बच्चा बनकर इस धरती पर रहता है। कहा जाता है उसने पहाड़ों पर रहकर उससे उसकी एनर्जी ऑब्जर्व करी थी, जिससे वो खुद को एक आम इंसान से बहुत अलग बनाया था। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से किसी को भी हील कर सकता है और किसी भी इंसान का रूप बदल सकता है। वो हमेशा एक छोटे से बच्चे के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं, इसीलिए उन्हें जिनसिंग चाइल्ड कहते हैं। माना जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, पहाड़ पूरी तरह तबाह हो गए और वो बच्चा भी वहां से गायब हो गया, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर ताही कहता है, और तुम कह रहे हो कि वो बच्चा इसी शहर में रहता है? देखो, मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये पता होगा कि बिना जादू मंत्र के कोई फिजिकल वाउंड्स को हील नहीं कर सकता। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाकर कहता है, ये हमारे एक्सोर्सिज्म एजेंसी के लिए एक नया आविष्कार होने वाला है। तभी रेस्टोरेंट के सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर वो अपने सीट पर वापस बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी ताही उससे पूछता है कि आखिर अब वो क्या करने वाला है, जिसके जवाब में यंगशिन कहता है, अब वो उसे ढूंढेगा और उस पर थोड़ी स्टडी भी करेगा। यही एपिसोड 16 भी पूरा होता है। एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो दोनों लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रहे होते हैं। तभी जैग्यूम उससे उसके किताब के बारे में जानना चाहता है, जिसके जवाब में मिस्टर यून कहते हैं, मैं चांद के बारे में पढ़ रहा हूँ। चांद हमेशा अपनी सच्चाई हमसे छुपा कर रखने की कोशिश करता है। उसके दूसरे साइड क्या है कोई नहीं जानता। ये कहते हुए वो बुक फिनिश करता है और जैग्यूम से पूछता है कि इसमें इसकी क्या राय है, जिसके बारे में जैग्यूम बताता है कि वो नहीं जानता। तभी वो वहाँ सीट से उठकर उसके गालों पर एक स्टिकर चिपका देता है और उससे पूछता है कि क्या वो उन सभी स्टिकर्स को कलेक्ट कर रहा है या नहीं। फिर वो बताता है कि अगर वो 2 दिन के अंदर 5 स्टिकर्स कलेक्ट कर लेगा तो उसे बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। अगली सुबह जैग्यूम फिर से उसी लाइब्रेरी में कम्युनिटी सर्विस के लिए जा रहा होता है और वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो अब 5 स्टिकर्स लेकर ही छोड़ेगा। लाइब्रेरी के अंदर आते ही वहाँ उसे कोई नहीं दिखता और उसे लगता है कि वो आज यहाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। तभी वो वहाँ अपना बैग रखता है और बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी के अंदर आ रहे 2 घोस्ट पर पड़ती है,
जो बिना दरवाजे खोले अपने जादू से अंदर आते हैं, जिसे देखकर जैग्युम सोचने लगता है कि आखिर ये तो एक ट्रांसीडेंट स्पिरिट है और वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी साइरो की नजर उस पर पड़ती है और उसे लगता है कि जैग्युम ने अभी अभी उसको देखा, इसलिए वो उसके पास उड़कर आता है और कहने लगता है, क्या तुम हमें देख सकते हो। ये सुनकर जैग्युम सोचने लगता है कि सही है, ये लोग यहाँ लाइब्रेरियन को परेशान करने नहीं आए हैं। तभी पेह्यून साइरो से पूछता है कि उसने ताही को बताया है कि वो आज यहाँ आने वाला है। ताही नाम सुनकर जैग्युम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी पेह्यून कहता है, मास्टर ताही को किसी नए एक्सोर्सिस्ट की तलाश है जो हमें देख सकते हैं और मिलने पर उसे एक्सोर्सिज्म एजेंसी भेज दिया जाएगा। तभी साइरो कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मास्टर ताही यहाँ पर एक अंडरकवर एजेंट लाइब्रेरियन बनकर काम कर रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान होता है और गुस्से से अपना बुक टेबल पर पटक देता है और लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा होता है, पर उसका बैग अभी भी टेबल पर ही रखा हुआ होता है। वो स्टेयर से नीचे आ रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने मिस्टर यून आता है, जिसे देखकर जैग्युम उससे पूछने लगता है, हे तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है। तभी जैग्युम कहता है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है ताही। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो स्टेयर से नीचे उतरता है। नीचे उतरते ताही का कॉलर पकड़ लेता है और उसे जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ में रखा कप भी टूट जाता है। और यही एपिसोड 17 भी पूरा होता है।